हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो एग्ज़ाम के लिहाज से रेलेवेंट रहेंगे। तो इसका जो भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, आप उससे डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें जो भी समरी है सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे और ये एंगल देखने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के लिहाज से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू में, इंक्लूडिंग यूपीएससी एज वेल एज जो भी अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं जिसमें एपीएससी भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो इसमें 4 आर्टिकल हैं जो एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मणिपुर क्राइसिस के बारे में। तो मणिपुर जो क्राइसिस है वो 2023 के शुरू में आपका स्टार्ट हो गया था और तब से लेके अभी तक लगभग 20 महीने बीत गए हैं, लेकिन इसका कोई सल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो इसमें कौन कौन से अभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी होती है। पहला तो ये है कि आपका जो क्राइसिस है उसका कारण क्या है। तो उसके आपके मल्टीपल कारण हैं। लोग ये कहते हैं कि हाई कोर्ट ने जो आपका ऑर्डर पास किया था कि मेती कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस को कंसिडर करना चाहिए, उसकी वजह से ये हुआ। नो डाउट उसलिए हुआ, लेकिन वो इसका इमीडिएट रीज़न था, वो वन एंड ओनली रीज़न नहीं था या फिर चीफ रीज़न नहीं था। इसके पीछे और भी अलग रीज़न देखे जाते हैं। तो अभी आपका ये मणिपुर का मैप है। इस मणिपुर के जो मैप है ये फुटबॉल ग्राउंड की तरह है। ओके, तो ये एरिया हो गया आपका वैली एरिया या फिर प्लेन एरिया, और ये जो साइड के एरियाज़ है ये हो गए हिल एरिया। तो इस जो वैली एरिया है इसमें जो मणिपुर का लार्जर कम्युनिटी है, मेती कम्युनिटी, वो रहती है और ये एरिया बहुत ही फर्टाइल है, रिसोर्स रिच है। और ये बाकी जो भी हिल एरिया है इसमें रहती है कुकी एंड जोमी ट्राइब। और कुकी एंड जोमी ट्राइब का भी क्या है, डिफरेंट और सब ट्राइब है। वो सभी क्या करते हैं, हिल ड्वेलर्स है, हिल ड्वेलिंग कम्युनिटी है, इस एरिया में रहते हैं। तो अभी ये जो भी हिल ड्वेलिंग कम्युनिटी है आपका कुकी और जोमी, इनको आर्टिकल 371 सी के तहत स्पेशल आपका प्रोविज़न रखा गया है। एक तो इनका ऑटोनॉमी इंश्योर किया गया है और जो लैंड राइट्स है वो इंश्योर किया गया है। तो ये सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए किया गया है। लेकिन अभी अगर ये मैती लोग जो आपका स्टेट एसटी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, इनको अगर स्टेट एससी स्टेटस दिया जाता है तो ये जो आपका ट्राइबल पीपल है उनको उनका मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो एरिया है इनके लैंड में क्या होगा, राइट्स आ जाएगा मैती कम्युनिटी का। तो ये एक मुद्दा हो गया। फिर दूसरा मुद्दा ये है कि जो फॉरेस्ट एरिया है ये इन एरियाज़ में, तो इसमें क्या हो रहा है कि मणिपुर की गवर्नमेंट कंजर्वेशन पॉलिसीज ले रही है, जिसके वजह से लैंड एनक्रोचमेंट हो रहा है कुकी जोमी सेटलमेंट में। तो ये एक आपका दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न ये है कि जो इलीगल माइग्रेशन चल रहा है म्यांमार से, वो भी एक रीज़न है, क्योंकि म्यांमार में भी इंस्टेबिलिटी 2021 से लगातार बढ़ता जा रहा है और एथनिक कन्फ्लिक्ट म्यांमार में भी देखा जा रहा है, क्योंकि म्यांमार में भी डिफरेंट एथनिक कम्युनिटी है और उनके साथ आपके जो कुकी जोमी ट्राइब है इनके साथ क्या है, एक क्लोज एफिनिटी, एक क्लोज कनेक्शन भी है, मैट्रिमोनियल टाइज भी देखा जाता है जो बॉर्डर एरियाज़ के आपके ड्वेलर्स है। तो ये एक आपका इसका कॉज हो गया। और चौथा जो कॉज है वो है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। तो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है वो मेजॉरिटी लोगों को आपका अपीस करना चाहती है, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती है, सोशो इकोनॉमिक फैसिलिटीज़। इनसे क्या होता है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जो ट्राइब्स है, वो क्या है, वो पिछड़े रह जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक कारण है एथनिक कम्युनिटी एथनिक आपका क्लैश को फ्यूल करने में। तो ये इसका एक डायमेंशन हमने देख लिया। तो एग्ज़ाम में क्या है, ये चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती है आपके, स्पेशली क्या है मेंस के लिए। ओके, फिर इसका अलग एक मुद्दा क्या है जो पेपर में आया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस रूल। तो मणिपुर का जो गवर्नमेंट था, जो चुनी हुई गवर्नमेंट थी, उसने इसको लगभग 20 महीने में सॉल्व, जो क्राइसिस है उसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करने के बाद एक वैकम क्रिएट हो गया। उस वैकम को फिल करने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया गया या फिर स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है।
तो अभी ये अभी आपका प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, तो ये इमीडिएट आपका क्या है, वैकम को फील किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, वहाँ आपका फिर से इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, या फिर जो आपका मणिपुर का असेंबली है उसको आपका सस्पेंड किया है, डिसॉल्व नहीं किया है। फिर वो जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो फिर से री इलेक्शन करवाया जाएगा, या फिर जो असेंबली है उसको फिर रिवाइव करके नया गवर्नमेंट या फिर नए लीडर्स जो जिसको सीएम के तौर पे चुन के फिर इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। और इसका जो अगला मुद्दा है वो है फेलियर टू एक्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो इतना वायलेंस हुआ जिसमें आपके क्या हुए, लगभग 58,000 लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए, रिलीफ कैंप में वो दिन बिता रहे हैं। तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है, लिमिटेड एक्सेस टू फूड है, वाटर है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, लोगों को दिक्कत दे रही है, एक आपका इनजस्टिस इसमें आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को क्या करना है, सॉल्व करना ज़रूरी है। ओके तो अभी इसमें अगर हम देखें कि पहले कौन सा क्राइसिस सॉल्व करना ज़रूरी है, पहले ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इमीडिएट ग्राउंड पे सॉल्व करना ज़रूरी है। फिर जो आपका गवर्नेंस का एक प्रॉब्लम देखा जा रहा है उसको ठीक करना ज़रूरी है जल्द से जल्द, कि वहाँ पे या तो री इलेक्शन हो या फिर जो सस्पेंडेड आपका असेंबली है उसको रिवाइव किया जाए, फिर आपका गवर्नमेंट को फिर से रीअलाइन करके बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको समेट के आपका थर्ड स्टेप में सभी स्टेक होल्डर को समेट के एक आपका सल्यूशन निकाला जाए, ताकि जो भी इश्यूज़ है उसको जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए, सभी का जो इंटरेस्ट है। क्योंकि कन्फ्लिक्ट रास्ता नहीं है सल्यूशन का। सल्यूशन का रास्ता हो गया आपका डेमोक्रेटिक टूल को यूज़ करना है, डेलिबरेशन करना है, कॉन्सेंसस बनाना है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके साथ ये जो भी आपका लॉन्ग ड्रॉन एक आपका वायलेंस चल रहा है उसको शॉर्ट आउट करना है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, तो आप ये सभी चीज़ें इससे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें और एक साइड भी इसका दिखाया गया है कि ये हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें हम आपके साउथ ईस्ट एशिया नेशंस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उसमें भी क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। कैसे क्रिएट हो रहा है, हमारे जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो हम वाया म्यांमार कर रहे हैं, क्योंकि मौर्य बॉर्डर से होके ही हम क्या करते हैं, मौर्य रीजन से होके ही हम म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके थाईलैंड और अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन से जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमारा अभी ये सभी चीज़ें अड़चनें खड़ी कर रही है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका जो फ्री मूवमेंट रेजिम था 2018 में चालू किया गया था, तो वो भी अभी क्या किया गया है, उसको उसमें रेस्ट्रिक्टेड ट्रैवल ही सिर्फ अलाउ किया गया है। तो ये भी एक इसमें मुद्दा बन जाता है। तो फ्री मूवमेंट रेजिम क्या है, ये सभी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग अमर्त्य सेन साहब। तो अमर्त्य सेन जी एक नोबेल लॉरिएट है और प्लस वो भारत रत्न भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा ये है कि उनका जो दर्शन है, उनका जो सोच है, वो सोच कैसे आपका डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट कर रही है, कैसे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि आपका जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको डेवलप किया गया था बाई महबूबुल हक जी, जो पाकिस्तान के स्कॉलर है, फिलोसोफर है, और बाई अमर्त्य सेन जी। और अमर्त्य सेन जी कैसे जो इकोनॉमिक्स है उसमें कैसे एथिक्स को जोड़ के देखते हैं कि एक देश में सिर्फ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो वो डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं करता है। तो ग्रोथ कैसे मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और डेवलपमेंट कैसे मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि लोगों का कितना डेवलपमेंट हुआ है, हेल्थ का कितना डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन कितना डेवलप हुआ है, लोगों के इनकम कितनी बढ़ी है, पॉवर्टी कितना रिड्यूस हुआ है, इनइक्वालिटी कितना दूर हुआ है, कितना इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है। तो इन सभी मुद्दों के बारे में अमर्त्य सेन जी ने लगातार अपना सोच दर्शाया है। तो इनका जो सोच है ना वो बहुत ही ज़रूरी है एक वेलफेयर नेशन के लिए। तो हमारा देश एक वेलफेयर नेशन है, तो उनका जो भी कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में। ओके, उन्होंने कहा है कि फ्रीडम क्या है, डेवलपमेंट फ्रीडम है, ग्रोथ फ्रीडम नहीं है, डेवलपमेंट फ्रीडम है। जब लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा, सभी को सॉरी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगा, और जब वो पढ़ लिख लेंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, तो उनको क्या है, काम मिल जाएगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी तब।
ओके और वो खुद ही अपना कैपेबिलिटी जब बढ़ जाएगा उनका तो वो फ्रीडम को प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें क्या है, फ्रीडम क्या है, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कैपेबिलिटी ही फ्रीडम है, डेवलपमेंट फ्रीडम है, क्योंकि डेवलपमेंट होने से लोगों का कैपेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट इज इक्वल टू ह्यूमन कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट। और कैसे इन्हांसमेंट होगा, एजुकेशन के जरिए, हेल्थ के जरिए, फ्री बीज के ज़रिए नहीं होगा कि आप सिर्फ फ्री का खाना देते हैं, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा, वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। फिर उन्होंने कंसेप्ट दिया था नीति और न्याय का, कि नीति क्या है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया वेलफेयर स्टेट, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया जस्टिस, इक्वालिटी, लेकिन ये जब तक दिया नहीं जाता है तब तक इसको हम क्या कहेंगे आपका, कि ये नीति में ही रह गया है, ये बस रूल बन के रह गया है, इसमें न्याय नहीं हुआ है। तो न्याय क्या है, सब्सटेंटिव जस्टिस, कि लोगों को जो सहूलियत चाहिए जिससे लोगों का कैपेसिटी बढ़ेगा वो देनी ज़रूरी होंगी। ओके हमें नीति में तो फोकस करना ही है, अच्छे नीति बनाने हैं, लेकिन उस अच्छा नीति को इम्प्लीमेंट भी करना है ताकि हम न्याय इंश्योर कर सके। तो देखिए कितना अच्छा उनका आर्ग्यूमेंट है, या फिर कितने अच्छे विचार है। तो ये सभी चीज़ें हम क्या है एग्ज़ाम में, स्पेशली आपके ऐसे में, फिर एक डेवलपमेंट रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, फिर एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन में हम एथिक्स पेपर रिलेटेड क्वेश्चन में हम ये सभी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ओके और इसी के साथ उन्होंने जो आपका दी आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया नाम का किताब है, ये सभी किताब के कवर पेज है। तो आपको सभी किताब नहीं पढ़ने हैं अभी प्रिपरेशन के समय, बाद में आप पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन मैंने इसमें आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया में कहा है कि कैसा हमारा एक क्या था, आपका डिबेट कल्चर था, डिस्कशन का कल्चर था, जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एंशिएंट समय में सभा थी, समिति थी, कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाती थी। तो आज के समय में हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ओके जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए कि जो हमारे ये प्रेसिंग पब्लिक मुद्दे हैं, पब्लिक इश्यूज़ है, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके डिबेट करना चाहिए, ना कि आपके अननेसेसरी चीज़ों को लेके हमें टॉक शो डिबेट करना चाहिए। क्योंकि जब पब्लिक फोरम में जब आपका इंटेलेक्चुअल लोग अच्छे चीज़ों पे, अच्छे मुद्दों में डिबेट करेंगे तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उन चीज़ों में ध्यान देगी, पॉलिसी मेकिंग में और ज़्यादा अपना फोकस डालेगी। तो ये सभी चीज़ें क्या है आज के समय पे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब 3 किताब से हम ये 3 आइडिया पा सकते हैं। तो मैंने आपको ये सभी चीज़ें एक समरी के आकार में बताई है, बाकी इसमें लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, डिड द आयरन एज ऑन इंडियन सॉइल स्टार्ट फ्रॉम तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु में जो भी रिसेंट आपका खोज हुआ है बाय स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु, तो उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है, दावा किया है कि जो आयरन एज है वो साउथ में लगभग 5000 बीसी में ही डेवलप होना चालू हो गया था, जबकि आपके नॉर्थ इंडिया में 5000 बीसी में क्या हुआ था, आपका कॉपर का खोज हो गया था, जिससे क्या है हमने चाल्कोलिथिक एज पढ़ा था, जिससे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ। और हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट में जो आपका नॉर्थ वेस्ट या फिर गंगेटिक प्लेन में आयरन एज कब आया, लगभग 1000 बीसी के बाद आया, जिसको हम आपके अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बीच में पढ़ते हैं। तो अभी तमिलनाडु ये क्लेम कर रहा है, उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है कि आयरन एज साउथ में बहुत पहले ही डेवलप हो गया था। तो अभी ये चीज़ें क्या है आपकी डायलेमेटिक है, ओके कंट्राडिक्टरी है, पास्ट के जो भी खोज है हमारे। तो अभी क्या है, ये जो भी नए खोज है इन चीज़ों में हमें क्या करना है, फिर आपका पास्ट के जो डिस्कवरी है उसको रीअलाइनमेंट करके देखना है। ओके तो ये भी क्या है हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात है कि अगर 5000 पहले साउथ, डीप साउथ में अगर ये चीज़ें डेवलप हुई थी, आयरन का इस्तेमाल हुआ था, तो हमारे सिविलाइजेशन के लिए एक नया एडिशन रहेगा। तो ये सभी चीज़ें इन फ्यूचर पूछी जा सकती है। तो अभी क्या है, आयरन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और तमिलनाडु में जो भी नई डिस्कवरी हुई है, ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू में। ओके तो सभी चीज़ें इसमें बारीकी से मेंशन की गई है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है आपका अबाउट ब्लैक होल। तो ब्लैक होल में स्पेशली जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी द्वारा डेवलप किया गया, उसने कैसे आपका ब्लैक होल के बारे में अभी जो भी नए डेवलपमेंट हुए हैं, क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन चीज़ों के बारे में प्रीलिम्स में पूछा जाता है।
ओके। और ये जो टेलीस्कोप है इसका आपका क्या मैकेनिज्म है, ओके, और कैसे जो भी देश है वो आपके साइंटिफिक डेवलपमेंट में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, उस रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें दी गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट चीता। तो हमारे इंडिया में चीता की पॉपुलेशन 1952 से पहले, ओके, पास्ट में बहुत सारी पॉपुलेशन थी, लेकिन 1952 में इसका पॉपुलेशन इंडिया से ख़त्म हो गया था। तो रिसेंटली अभी क्या किया था आपका 2022 और 23 में टोटल 20 चीतास मंगाए गए थे, 8 फ्रॉम नामीबिया एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और इसमें ये चीज़ भी मेंशन किया गया कि आपके सालाना लगभग 12 चीता मंगाए जाएंगे, ताकि हमारा जो चीता का पॉपुलेशन पहले था उसको फिर से अभी क्या किया जा सके, रिवाइव किया जा सके, और हमारे फॉरेस्ट में भी उसको अवेलेबल किया जा सके। लेकिन इसमें एक आपका एथिकल कंसर्न जताया जा रहा है बाय कंजर्वेशनिस्ट कि आपके जो भी चीता लाए गए हैं उनके एडॉप्शन में आपके प्रॉब्लम हो रही है। वो जो नया एनवायरनमेंट है उसको अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका और नामीबिया का जो फॉरेस्ट है, उनका जो एरिया है वो बड़ा है और ह्यूमन के साथ कन्फ्लिक्ट कम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया में जिस जैसे कुनाऊ नेशनल पार्क में छोड़ा गया है जो एमपी में है, तो वहाँ पे क्या है, इनका जो एडाप्शन है वो नहीं हो पा रहा है। उसी रिगार्डिंग ये चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं, ओके, कि आपके ट्रांसलोकेशन की जगह क्या करना चाहिए, बाकी जो भी हमारे बिग कैट्स है, ओके, लेपर्ड है, फिर आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, इन पे ध्यान देना चाहिए। और जो भी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है उनको, उनके ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए कि उनको आपका प्रिजर्व किया जा सके, ना कि इनको ट्रांसलोकेट किया जाए, क्योंकि इनका भी क्या होता है, एक घर है, उस घर से आप उनको वो बिछड़ जाते हैं, फिर आप उनको लाके एक नए माहौल में छोड़ देते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनको भी एक आपका मेंटल ट्रोमा आता है। जैसे आप एक इंसान को अगर ट्रांसलोकेट कर दिया जाए अपने घर से दूसरे कहीं और किसी जगह पे, तो उसका मतलब मेंटल हेल्थ में क्या असर पड़ेगा। तो वही चीज़ें क्या है, इनके ऊपर भी बीत सकती है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। काफ़ी अच्छा लगा कि इसमें ये लिखा है कि नीदर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नॉर एथिकली फिजिबल, ओके, ये तो एथिकल भी नहीं है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो इकोलॉजी है और आपका नामीबिया साउथ अफ्रीका का जो इकोलॉजी है उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस इसमें दर्शाई गई है, जो आप पढ़ने से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अगेन ये क्या हो जाता है, हमारे आपके एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो हम इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन पढ़ते हैं। फिर आपके एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगेन ये आपके ओके, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो भी पॉलिसीज़ ली गई है ये कितनी दूर सही है, ओके। तो बाकी ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ये डेटास आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग मुल्ला पेरियार डैम। तो ये मुल्ला पेरियार डैम आपके 100 साल से भी एक पुराना डैम है, जो आपके केरला में बनाया गया था। 1895 को ये बनाया गया था, और इसको बनाया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। उस समय आपके केरला में थी केरला में जो राजा का शासन था ट्रेवंकोर में, तो उस ट्रेवंकोर के जो रूलर थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दिया था, और ये जो डैम है इसमें 999 साल के लिए इसको लीज में दिया था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इसका जो कंट्रोल है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास आ गया, और अभी के समय में क्या है, इस डैम को लेके बहुत सारी चिंता जताई जा रही है बाय केरला गवर्नमेंट। और इसमें तमिलनाडु का भी क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि तमिलनाडु का जो इरिगेशन है, फिर आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, फिर ड्रिंकिंग वाटर का आपका अवेलेबिलिटी होता है लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी इस डैम को लेके क्या है, दोनों ही तरफ से एक कन्फ्लिक्ट का माहौल जारी है। तो इसको लेके अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस है, जैसे आर्टिकल 262 है, जिसमें सेंटर क्या कर सकता है, इंटर स्टेट जो भी रिवर वाटर शेयरिंग के डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, ये सभी चीज़ें लेके इन सभी चीज़ों के अराउंड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आप इसके उपरांत भी और क्या देख सकते हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, जैसे कि आपका जो कावेरी रिवर को लेके आपका तमिलनाडु फिर कर्नाटका के बीच डिस्प्यूट है। तो ये ओवरऑल क्या है, फेडरलिज्म में स्टेट के बीच में कैसे कन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं, ओके। फिर आपके क्या है, कॉम्बैटिव फेडरलिज्म क्या होता है,
कि कॉम्बैटिव फेडरलिज्म में हम देखते हैं कि सेंटर स्टेट के बीच में कॉम्बैट देखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटर स्टेट के बीच ही कॉम्बैट देखा जाता है। स्टेट स्टेट के बीच भी रिवर को लेके, ओके, लैंड बॉर्डर्स को लेके डिस्प्यूट देखे जा सकते हैं, कन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें ओवरऑल आपका क्या हो जाता है, ये आर्टिकल फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डैम का बारे में कहा गया है, क्योंकि अभी के समय क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर स्कैसिटीज़ दिखी जा रही है, ओके, इरेटिक रेनफॉल देखे जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, इन मुद्दों को और बढ़ा देती है। ओके, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ऑन बिल्डिंग रेजिलियंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी जो टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेजिलियंट बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम डिज़ास्टर को अच्छी तरह से टेकल कर सके, क्योंकि टेलीकॉम ही एक ऐसा ज़रिया है जो क्या कर सकता है, डिज़ास्टर के समय आपके नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कनेक्ट कर सकता है, फिर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से कनेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, हमें रेजिलियंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें क्या है, आपका एक डिज़ास्टर का पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलेगा कि कैसे हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने के लिए रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने ज़रूरी है। और रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, टेलीकॉम के अलावा भी हमारा और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपका रोड हो, रेलवे हो, डैम हो, ओके, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स सही रखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएँ और जो डिज़ास्टर है उसको रेस्पॉन्ड कर पाए। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इससे पहले हमने अर्थक्वेक रिलेटेड डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा था, तो ये उससे आप जोड़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वाई पेटेंट एप्लीकेशन हैव एब्ड। तो अभी आपका पेटेंट क्या होता है, तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, उसमें पेटेंट एक आपका पेटेंट रहता है। पेटेंट में आपका डिज़ाइन हो सकता है, ओके, फिर कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, जैसे आपका कोई और जैसे किताबों में कॉपीराइट हो सकता है। तो इनको हम क्या कर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या है, जो जिस लोगों ने इस प्रॉपर्टी को बनाया है अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके, तो उसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका कॉपी ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपका पेटेंट करवाना है, और पेटेंट कराने के लिए हमें क्या है, आपकी जो रजिस्ट्री है वहाँ पे इसको रजिस्टर करना पड़ता है। तो हमारे देश में क्या है, जो रजिस्ट्री है उसमें कौन कौन से लेक्यूनास है, R&D में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। इसी के साथ मैं आपको एडिशनली ये भी बताना चाहूँगा कि जो WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, फिर UNO का वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कैसे वर्क करती है, हमारे देश में कितने पेटेंट फाइल किए जाते हैं, कितने को आपका सैंक्शन रजिस्ट्रेशन मिलता है, ओके, तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है। फिर हमें ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है जो डेवलप नेशंस है, जैसे आपके USA है, उसमें कैसे पेटेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर क्या है, R&D रिलेटेड, ओके, पेटेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आज की जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस डेवलपमेंट्स देखे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या है, जो जिसने भी इसको डेवलप किया है उसका लॉस होगा, और लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करके अपना मुनाफा कमाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन चीज़ों को एंश्योर करना ज़रूरी है, ताकि हम लोगों के इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसको सिक्योरिटी दे सके, ओके, और रिकग्निशन दे सके। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है ये बात करता है रिगार्डिंग, ओके, इसमें ये आर्टिकल बात करता है कि हमारी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है, जैसे आपके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, या फिर डिफरेंट ट्रिब्यूनल है, तो उसमें कैसे आपके अभी ट्रिब्यूनल में क्या होता है, ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक केस देखती है, जैसे NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरनमेंट को लेके, ओके, तो इनमें अभी क्या है, जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर रहते हैं। और जुडिशियल मेंबर में भी क्या है, आपके पर्टिकुलरली जिस फील्ड में वो ट्रिब्यूनल काम कर रही है वैसे एक्सपर्ट होने बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखा जाता है कि हमारे ट्रिब्यूनल्स में या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ में एक्सपर्ट की कमी देखी गई है।
ओके कि वो सभी फील्डों में एक्सपर्ट नहीं है। जैसे अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में हमें क्या चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो आपके बिजनेस रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड नॉलेज रखते हों। तभी क्या कर सकते हैं वो, जो भी प्रॉब्लम है उसका एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रख के उसको जस्टिफाई तरीके से अपनी जो भी वर्डिक्ट है या फिर जो भी सुनवाई है वो दे सकते हैं। तो उसी के क्राइसिस के बारे में मेंशन किया गया है कि कैसे इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। तो इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे हमें, और जो भी हमारा टैलेंट पूल है उसमें जो भी टैलेंटेड लोग हैं, फिर जो भी प्राइवेट फार्म्स के जो भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इन रेगुलेटरी बॉडीज़ में, कैसे अच्छा पेमेंट का प्रावधान रखा जा सकता है, कैसे हम क्या कर सकते हैं जो आपके सीनियर ब्यूरोक्रेट है या फिर सीनियर जुडिशियल जो भी जजेस हैं, उनको उनके सिवाय या फिर उनके पैरेलली हम कैसे और टैलेंटेड लोगों को ला सकते हैं ताकि हम चीज़ों को क्या कर सकें और अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें और अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सकें। उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें भी क्या है, क्वेश्चन बन सकता है प्री में, मेंस में। ओके, अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है रिगार्डिंग J&K क्लाइमेट क्राइसिस। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, लगातार आपका क्लाइमेट क्राइसिस देखा जा रहा है। रैपिड ग्लेशियल मेल्टिंग हो रहा है, फिर आपका डिक्लाइनिंग वाटर रिसोर्सेज। ओके, एग्रीकल्चर में इसका इम्पैक्ट क्या है। तो अभी क्या है, इसमें ये जो भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्लाइमेट क्राइसिस दिखाई दे रहा है और रिसोर्स क्राइसिस दिखाई दे रहा है, नेचुरल रिसोर्स क्राइसिस। तो इसमें आपका एंथ्रोपोजेनिक कॉज मतलब ह्यूमन इंड्यूस कॉज क्या क्या है और नेचुरल कॉज क्या है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। और इसी के साथ इसका सल्यूशन क्या होगा, ओके, क्या नीड ऑफ द आवर है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अर्जेंट मेजर्स नीडेड में क्या है, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल इरिगेशन को प्रमोट करना है, रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस वाटर मैनेजमेंट, ओके, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड। तो ये सभी चीज़ें क्या है, बहुत ही सिंपल है। एफॉरेस्ट्रेशन करना है तो आप ये समझ सकते हैं। अर्बन प्लानिंग को सस्टेनेबल बनाना है और रोबस्ट बनाना है, लीगल पॉलिसी इंटरवेंशंस लेने हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिखने में मदद करेंगी और ये सभी चीज़ें हमने क्या किया है, आपको बुलेट पॉइंट में दिया है ताकि आप इसको 150 से 250 वर्ड के अंदर समेट सके। अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है डॉलर फ्री ट्रेड। तो कैसे इसमें अगेन कॉन्सेप्ट आ गया डी डॉलराइजेशन का, कि कैसे हम डी डॉलराइज कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर का जो डोमिनेंस है आज के समय पे आप देखा जाए, जो ट्रम्प साहब की पॉलिसीज़ है वो बहुत ही क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, जिससे आपका क्या हो सकता है, वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो इम्बैलेंस हो सकता है और जो देश डॉलर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं उनको क्या है, दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। जैसे रशिया का जो आपका डॉलर फॉरेक्स रिज़र्व था उसको यूएसए ने फ्रीज़ कर दिया। तो इन फ्यूचर क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो अनप्रिडिक्टेबल है ये किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक आपका इकोनॉमी में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए इसका क्या वे फॉरवर्ड है, कैसे इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और कैसे जो ऑल्टरनेटिव है वो अभी के लिए कैसे फीजेबल नहीं है, क्योंकि डॉलर का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी है, जबकि भारत जैसे देश इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, या फिर चाइना जैसे देश हो, रशिया जैसे देश इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो जितना भी ऑल्टरनेट ढूंढ लें, लेकिन अभी रिसेंट फ्यूचर में ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या है, जो डॉलर का आपका डोमिनेंस है वो कैसे कम होते आया है। पहले आपका 71% ग्लोबल रिजर्व्स डॉलर में थी, अभी कितने हैं, 59%। तो धीरे धीरे कम हो रहा है और कम होना ज़रूरी भी है, क्योंकि एक करेंसी का डोमिनेंस होने से क्या होता है, वही पूरा इंटरनेशनल मार्केट में बॉस बन के बैठ जाता है। तो कैसे डी डॉलराइजेशन किया जा सकता है और कैसे हमने भी क्या किया है डिफरेंट नेशंस के साथ, जैसे इंडिया रशिया जो ट्रेड करता है वो अपने लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, आप इसका अल्टरनेट देख सकते हैं। लेकिन कंप्लीट डॉलर को आपका इंटरनेशनल मार्केट में वाइप आउट करना या फिर फॉरेक्स रिजर्व को कंप्लीटली आप डिफरेंट करेंसीज में रखना एक्सेप्ट डॉलर अभी के लिए फिजिबल नहीं है। तो कैसे क्या हम डिफरेंट मेजर्स ले सकते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि इंडिया और जो यूएस का रिलेशन है वो ट्रम्प साहब और जो मोदी साहब है उनके अच्छे रिलेशन को कैसे हमारे लिए आपका बेनिफिट दे सकता है।
या फिर कैसे हमारा रिलेशन और हम इसमें डिफरेंट जो एस्पेक्ट है वो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल मेंशन करता है। और इसी के साथ ये आर्टिकल ये भी बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बहुत ट्रांजैक्शनल है और प्लस वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो इससे हमारे जो पॉलिसीज़ है उसमें बुरा असर पड़ सकता है, हमें लॉस झेलनी पड़ सकती है, स्पेशली ट्रेड के टर्म्स में। तो इंडिया को कैसे आपके डिफरेंट नेशन के साथ क्या करना है, आपका ट्रेड टाइज रखना है, सिर्फ बायलैटरल, जैसे अभी रिसेंटली क्या किया इंडिया और यूएस ने आपके बायलैटरल ट्रीटी साइन की कॉम्पैक्ट। ओके, तो कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट में हम किस में ध्यान दे रहे हैं, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड कोऑपरेशन में। तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, लेकिन हमें बायलैटरल एग्रीमेंट के साथ ही मल्टीलैटरल एग्रीमेंट भी डिफरेंट नेशंस के साथ साइन करने हैं, स्पेशली आपके अफ्रीकन नेशंस के साथ, लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ, वेस्ट एशियन नेशंस के साथ, फिर एशियन नेशंस के साथ, ताकि हम अपना जो भी पॉलिसी है उसको डाइवर्सिफाइड तरीके से ले सके। ओके, और हमारा जो भी डिपेंडेंसी है वो सिर्फ एक देश पे ना बना रहे, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो चाहे आपके मिलिट्री में हो, टेक्नोलॉजी में हो या फिर ट्रेड में हो। तो उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर आने की संभावनाएं, ये आर्टिकल से क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी है। ओवरऑल इंडिया यूएस रिलेशन, मल्टीलैटरलिज्म जो हम पास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, टैपिंग मिनरल्स, पुशिंग डीप। ओके, तो इसमें अभी हम कैसे जो आपके मिनरल्स है उसको कैसे टैप कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में आपके फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में डिफरेंट जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके ऊपर आपका स्वनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अभी उसके लिए क्या है, हमारे देश ने कौन कौन से आपके डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लिया है, जिसमें 16,300 करोड़ का बजट एलोकेशन दिया गया है, और जो 18,000 करोड़ है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। फिर आपका फोकस ऑन एंटायर मिनरल वैल्यू चेन, तो पूरा वैल्यू चेन में एक्सप्लोरेशन, फिर आपका माइनिंग से लेके रिकवरी तक में ध्यान दिया जा रहा है। फिर बजट 2025 का अनाउंसमेंट है, 3,000 करोड़ दिए जा रहे हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सभी चीज़ें हमें क्या है, जब भी क्रिटिकल मिनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके, तो हम ये सभी चीज़ें सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ और क्या है, कैसे हम सस्टेनेबल एंड ग्रीन माइनिंग कर सकते हैं, इको फ्रेंडली तरीके से हमें चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना होगा। ओके, उसमें हमें वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा, फिर लोअर कार्बन इमिशन को इंश्योर करना होगा। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी होंगी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कल फिर हम डिफरेंट टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होगा वो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।